क्या आपका पैसा बैंकों में सेफ है? कितना सेफ? सिर्फ एक फोन कॉल और बैलेंस जीरो। शर्मा जी सारी जिंदगी बच्चों को सच बोलने का पाठ पढ़ाते रहे। शर्मा जी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। फिर बोलता है, आपका नाम, अकाउंट नंबर, लास्ट ट्रांजैक्शन। शर्मा जी को भरोसा हो जाता है कि कॉल बैंक से ही है। सर घबराइए मत, ये रूटीन वेरिफिकेशन है, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। अगर कॉल कटी तो अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। डर हावी हो चुका था। वेरिफिकेशन के लिए बैंक से आपको एक मैसेज आएगा, दिए गए नंबर पर आपको वह मैसेज फॉरवर्ड करना है। शर्मा जी ने मैसेज फॉरवर्ड किया और 2 मिनट की कॉल और 40 साल की कमाई स्वाहा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज शर्मा जी, कल कोई और अगला नंबर शायद आपका हो। सवाल ये नहीं कि कॉल आएगी या नहीं, सवाल ये है ये फ्रॉड ये 30 सेकंड में आपके दिमाग पर कब्जा कैसे कर लेते हैं? ये पकड़े क्यों नहीं जाते? साइबर क्राइम ब्रांच असल में कर क्या रही है? सब कुछ जानेंगे, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो पहले जान लीजिए इनसे बचने के नियम। अगर फ्रॉड हो चुका है, 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाके रिपोर्ट करें। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। 3 सबसे जरूरी नियम जिससे 80% फ्रॉड रुक सकते हैं। नंबर 1, किसी भी अननोन नंबर से मैसेज आए और उसमें कोई लिंक हो तो कभी भी उस पर क्लिक ना करें। यही रूल ईमेल के लिए भी लागू होता है। हो सकता है कि वह कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का लिंक हो और आपका फोन या लैपटॉप पूरी तरह से हैक हो जाए। नंबर 2, लालची ना बने। अक्सर आपको मैसेज या ईमेल आता है कि आपका नंबर या ईमेल लॉटरी से सिलेक्ट हुआ है, आपने इतने का इनाम या कोई सामान जीता है। जब आपने किसी कंटेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया था तो आप जीत कैसे सकते हैं? इस केस में अक्सर आपसे पोस्टल खर्च मांगा जाता है, साथ में एड्रेस और अकाउंट डिटेल्स। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इसे डिलीट करें और भूल जाएं। नंबर 3, सस्पिशियस ईमेल मैसेज की पहचान। स्कैमर हमेशा आपको डराने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका अकाउंट 24 घंटे में बंद कर दिया जाएगा, सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चला है, इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। जबकि असली कंपनियां कभी भी आपको इस तरह से धमकाती नहीं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस पर आगे बात करेंगे। भारत का कड़वा सच। भारत में हर मिनट में कोई ना कोई अपना बैंक बैलेंस खो रहा है। कहीं एक OTP आया और जिंदगी भर की कमाई उड़ गई। ये आज का डिजिटल इंडिया है। सवाल सिर्फ इतना है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कानून है, एजेंसियां हैं, तो फिर साइबर क्राइम रुक क्यों नहीं रहे? 2023 में जहां 7,465 करोड़ की लूट हुई, वहीं 2024 में 22,845 करोड़ लूटे गए, यानी 3 गुना बढ़ोतरी। जबकि 10 में से 6 मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि रिकवरी रेट लगभग 0 है। मैं आपको एक असली कहानी बताता हूँ। 2022 में एक मेरे जानने वाले के अकाउंट से 1,20,000 निकाल लिए गए। उसने गलती से OTP शेयर कर दिया था। मैं उसको लेकर बैंक गया। पहले तो बैंक वाले कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना करते रहे। काफी शोर शराबा करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी, मगर कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन जाने को कहा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने दूसरे पुलिस स्टेशन भेज दिया जहां साइबर क्राइम टीम बैठती थी। वहां जाने के बाद तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पास पूरी जानकारी थी। के एक आदमी का IP एड्रेस, नाम और पता तक था जिसने ये फ्रॉड किया था। खरीदारी दुबई के जिस माल से की गई थी उसकी पूरी डिटेल थी। जब ये सारी जानकारी मैं साइबर क्राइम ब्रांच को दे रहा था, मैंने नोट किया कि अब वहां 7-8 और पुलिस वाले आकर मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाद में पता चला कि वो सारे पुलिस वाले भी साइबर क्राइम का शिकार थे। किसी के 2 लाख तो किसी के 10 लाख। वो ये जानना चाहते थे कि क्या उनके पैसे किसी तरह से वापस मिल सकते हैं, क्या ये चोर पकड़े जा सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब पुलिस वाले ही सेफ नहीं है, आम आदमी का क्या? सोचकर बताइए, क्या गलती सिर्फ कस्टमर की थी कि उसने OTP शेयर कर दिया था? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप गलत हैं। क्यों? कस्टमर का अकाउंट UP का था, खरीदारी दुबई में हुई। क्या सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं थी? उसके अकाउंट में 1,20,000 थे। 10-10 हज़ार के 12 ट्रांजैक्शन हुए। अगर 50 लाख होता तो क्या एक OTP पर 500 ट्रांजैक्शन अलाउ कर देते? प्रॉब्लम सिर्फ OTP नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। साइबर क्राइम के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इतने पुराने थे, उनसे कुछ नहीं हो सकता। यह मामला UP का था,
तो उन्होंने आगरा के साइबर क्राइम सेंटर जाने के लिए कहा। साथ में ये भी कहा कि पैसा वापसी का चांस बहुत कम है। पुलिस सिस्टम की कमजोरी। भारत की ज्यादातर पुलिस अभी भी साइबर क्राइम को आईटी की समस्या समझती है, क्राइम की नहीं। ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है? डंडे से कानून चलाने वाली पुलिस ही साइबर क्राइम देख रही है। जो पुलिस वाले साइबर क्राइम देख रहे हैं उनको कभी ढंग से ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है। पुलिस हमेशा केस को टालने की कोशिश करती दिखती है। या मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर में नहीं आता, या दूसरे जिले का केस है, या दूसरे स्टेट का केस है, हम एफआईआर नहीं ले सकते। पुलिस वालों को केस समझने और एफआईआर दर्ज करने में ही कई दिन निकल जाते हैं। वहीं एक स्कैमर दिन में 100 लोगों को ठगता है और पुलिस एक एफआईआर दर्ज करने में 5-7 दिन लगा देती है और स्कैमर 30 मिनट में सारे सबूत मिटा चुके होते हैं। सरकार को भी आपकी कोई चिंता नहीं है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए। उनके पास वंदे मातरम, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर बहस करने के लिए तो टाइम है, मगर आप लुटते हैं तो लुटते रहें। इस तिहाई को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जितनी सैलरी दी जाती है उतने में देश के हर जिले में 2 स्किल्ड इंजीनियर हायर किए जा सकते हैं, मगर यह नहीं होगा क्योंकि प्रोपेगेंडा से वोट मिलते हैं। भारत के साइबर क्राइम कानून तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के सामने बहुत पीछे हैं। वीपीएन, क्रिप्टो, इंटरनेशनल कॉल सेंटर गैंग, इनके खिलाफ केस सालों चलते हैं। अपराधी जानते हैं जब तक सजा होगी हम नाम बदलकर गायब हो चुके होंगे। बैंकों और कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं। देश में अगर आपका पैसा उड़ जाए तो बैंक सीधे कहते हैं आपने ओटीपी शेयर किया होगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं, चाहे भले ही आपने ओटीपी शेयर किया हो या ना किया हो। जबकि सच्चाई यह है, कमजोर फ्रॉड डिटेक्शन, नो अलर्ट ऑन टाइम, यूजर्स को सही चेतावनी नहीं। 10-10 ट्रांजैक्शन एक के बाद एक कैसे हो जाते हैं? दूसरे या तीसरे ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट ब्लॉक क्यों नहीं होते? ऊपर वाला केस अगर अमेरिका में होता तो क्या होता? अगर आप अमेरिका में रहते हैं, हर हफ्ते वॉलमार्ट से खरीदारी करते हैं, आपका बिल $200 के अंदर ही रहता है। अगर बिल $200 से ज्यादा हुआ तो पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा और उसी वक्त एक मैसेज आएगा कि क्या आपने यह खरीदारी की है। मैसेज में यस टाइप करके भेजने के बाद दोबारा पेमेंट करने पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हमारे बैंकों में होता तो उसका एक भी पैसा नहीं लूटा होता। क्या यह इतना मुश्किल है हमारे बैंकों के लिए लागू करना? बैंकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर बैंक का सिस्टम फ्रॉड नहीं पकड़ पाया तो जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए। एआई आधारित फ्रॉड अलर्ट हो, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन पर मैसेज या कॉल आए, मुनाफा से पहले ग्राहक की सुरक्षा होनी चाहिए। एक ओटीपी से 1 या 2 ट्रांजैक्शन अलाउ होने चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक सरकार और बैंक कुछ करते हैं तब तक हमें सावधान रहना होगा। कभी भी बैंक से मैसेज या ईमेल आए कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, पासवर्ड चेंज कर लें, या फिशिंग ईमेल हो सकता है, दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट पर जाएं, वहां से चेंज पासवर्ड के पेज पर जाकर पासवर्ड चेंज करें। फेक ऑनलाइन जॉब। आजकल अक्सर ऑनलाइन रिमोट जॉब की ऑफर आती है। घर से 2-4 घंटे काम करके 50,000 सैलरी कमाएं। अगले दिन 500 रुपया आपके अकाउंट में आ भी गए। आपका यकीन बढ़ चुका है। अब आपसे साल की 10-12 हज़ार की फीस मांगी जाएगी, महीने का 1,000। आपको लगेगा कि रोज की 2,000 की कमाई के लिए यह कुछ भी नहीं है। आपने पेमेंट किया और वह फोन हमेशा के लिए नॉट रीचेबल हो जाएगा। आजकल एक नया सिस्टम चला है, एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम। एक कॉल आती है, आवाज आपके बेटे की होती है, पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, तुरंत पैसे भेजें। कोई भी बाप ऐसे में घबरा जाएगा। आवाज असली लगती है लेकिन वो बेटा नहीं, एआई होता है। फोन काटें और बेटे को फोन करें। नहीं लगता है तो उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। तरीके बहुत सारे हैं। साइबर क्राइम की सबसे बड़ी ताकत है आपकी जल्दबाजी, आपका डर, आपका भरोसा और आपकी लालच। इससे बचने के 5 गोल्डन रूल्स हैं। कोई भी कॉल हो पहले वेरीफाई करें। क्यूआर कोड सिर्फ पैसा देने के लिए ही स्कैन करें। ओटीपी आपकी चाबी है, किसी को ना दें। गूगल नंबर पर भरोसा न करें। शक हो तो रुकें, सोचें फिर एक्ट करें। आज पूरी दुनिया में हम भारतीय बदनाम हो रहे हैं। विदेश में हम पर रोज बरोज हमले बढ़ते जा रहे हैं। उसकी कई वजह हैं, मगर एक वजह साइबर क्राइम भी है। जरा सोच कर देखिए, एक आदमी सारी जिंदगी पाई जोड़ कर रखता है अपने बुढ़ापे के लिए, और कोई 2 मिनट में उसे कंगाल कर दे। जब पता चलता है कि कोई इंडियन था तो उसका पूरा खानदान हमेशा के लिए इंडिया से नफरत करने लगता है
और जहां भी उसको मौका मिलता है वह अपनी भड़ास निकाल देता है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए। हर महीने 8-10 कॉल मुझे खुद आती है, कभी पेपाल कस्टमर सपोर्ट, कभी अमेजॉन कस्टमर सपोर्ट, कभी यूपीएस कस्टमर सपोर्ट। कॉल कहीं से भी आए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, चूना कोई भी लगाए, सबकी आवाज़ इंडियन से मिलती जुलती है। इसीलिए बदनाम सिर्फ हम इंडियन ही होते हैं। जैसे पोलियो के लिए हमने अभियान चलाया था, वैसे ही साइबर सुरक्षा के लिए भी अभियान चलाना होगा। स्कूलों में, गांव में, टीवी, यूट्यूब, रील्स में बस एक ही मैसेज, OTP कभी शेयर ना करें, चाहे सामने भगवान ही क्यों ना हो।